हाँ, नमस्कार। सर मैं एक से पूछना चाह रहा हूँ सर, जो जैसे जेम में जो प्रिक्योरमेंट पावर 5 लाख तक ई सर को रहती है, तो क्या वर्क में भी सेम वही पावर यूज होगी क्या? कौन सा? नहीं, वर्क इज डिफरेंट एंड ये वाला डिफरेंट। नहीं, आप नहीं सर, कहाँ जैसे से कस्टम कौन बिल्ड सा? में करते हैं। आर यू फ्रॉम CWC? सर यस सर। या आपने जो देखा होगा डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर में, आई थिंक सीरियल नंबर, जी। एक मिनट, लेट मी ओपन दैट डेलीगेशन फाइनेंस डॉक्यूमेंट। पावर सर 8 नंबर। हाँ, लेट मी शेयर इट ऑन स्क्रीन सो दैट एवरीवन कैन एक्सेस इट। यही यही बात कर रहे हैं ना आपने? अवार्ड ऑफ वर्क मैं थ्रू ये बोलना कोटेशन। चाह रहा हूँ कि जो 8 नंबर में जो है रनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए जो पावर ई की 4 लाख तक है, हाँ, जो कस्टम बिल्ड में क्या है जेम से यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सी जेम इज जैसे मीडियम। एक्चुअली आपको जी एक जी कंफ्यूजन इसलिए आया होगा, इधर एक जगह जेम करके लिखा होगा। आई जी। थिंक एक जगह लिखा है, दैट्स व्हाई पीपल गेटिंग कंफ्यूज्ड। जेम इज जैसे मीडियम, ओके। उसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। एक जगह इट हैज मेंशन थ्रू जेम। एमएएस आइटम ये के वाला। लिए है। हाँ, ये वाला फोर्ट परचेज ऑफ मटेरियल्स का एक लिखा है, दैट इज वो सप्लाई आइटम्स के लिए, दैट इज फॉर प्रोडक्ट्स। जेम इज जैसे मीडियम, उसका इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। If it is available on GEM, जो भी मटेरियल हो या सर्विसेज हो, we have to procure it through GEM, or we can use the power, relevant power. अगर वर्क है, if जी it is, सर। अगर वो वर्क है तो you have to use the serial number 1 जो भी पावर है उन। This is just like, if it is part of EFC, क्योंकि ना आपने देखा होगा हर जगह लिखा है अगेंस्ट ए सैंक्शन प्रोजेक्ट और स्कीम, क्योंकि CWS में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, इसको नॉर्मल वर्क के भी यूज कर लेता है। If any work जी is proposed under a project or scheme, that means EFC or SFC, अगर वो वर्क करना है देन ओनली यू हैव टू यूज दिस पावर। सीरियल नंबर 1 का जो पावर जी है उसमें साफ साफ लिखा भी है नीचे, जी। यू कैन रीड इट हियर, फॉर वर्क सैंक्शनड अगेंस्ट, आई मीन फॉर वर्क्स अगेंस्ट ए सैंक्शन प्रोजेक्ट और ए स्कीम। एनी अदर डाउट? इस, इसमें एक चीज और पूछ रहा था, जैसे हम लोग कंफ्यूजन होते हैं जनरली सीरियल्स में कि जो ई सर का जो पावर है पर एनम, वो जैसे सर इसमें डेलीगेशन पावर के हिसाब से 45 लाख है, तो ये तो मतलब टेक्निकल है, ये वन ऑर्डर्स का है? ये तो जी जी। टेक्निकल सैंक्शन है ना, ये तो वर्क नहीं है। नहीं नहीं, टेक्निकल सेक्शन नहीं, वर्क ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क ऑर्डर। अच्छा, तो आप जो कितना बोल है सर, रहे, बहुत अच्छा, कंफ्यूजन होते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो एक्चुअली एक डायरी भी मेंटेन करना होता है हर एक डिवीजन ऑफिस में। जी ये तो सिंगल टेंडर वाला है, ये वाला है। आपने जो बोल रहा है जो एनुअल, वो तो कंटिजेंट पावर्स है ना? नहीं सर, रनिंग एंड मेंटेनेंस की बात कर रहा है, जैसे 4 लाख तक का उसमें दिया जो आपने भी दिखाया था क्लास हम्म, CPWD में हम्म। 0.8 पे। तो ये इसका जो पावर है मतलब कितना है, जब सिंगल पावर मतलब सिंगल वर्क का है या फिर एनुअल टर्न में पावर, उसमें बहुत कंफ्यूजन है सर कि हाउ मेनी, मतलब कितना पावर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर? इसमें एट ए टाइम है ये एक्चुअली। इसमें जो सीरियल नंबर 8 का है वो कुमुलेटिव नहीं है, जी। वो कुमुलेटिव नहीं है, एट ए टाइम है वो। कम्युनिटी नहीं है ना सर, एट अ टाइम है ना सर? हाँ, एट ए टाइम, एट ए टाइम। तो इसमें तो सर वो 45 लाख वाली लिमिट होनी नहीं चाहिए फिर। इसमें कहा, इसमें तो लिमिट नहीं है ना। हाँ तो मतलब यही मेरा कहना है, मतलब यही है। जैसे कुछ जगह बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे हम इसमें वर्क आर्डर निकालते हैं इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर में,
तो वो जो 45 वाला लाख है उसमें इंक्लूडिंग थोड़ी होता ना, ये तो क्योंकि अलग वर्क है, अलग पावर है। अच्छा, आप देखिए सीरियल नंबर 8 और सीरियल नंबर 9, इसमें देखिए अवार्ड ऑफ वर्क ऑर्डर, इसका एनुअल लिमिट है 45 जी जी। लैक्स। हाँ तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, हाँ। इसमें बहुत कंफ्यूजन है सर 8 और 9 में। अच्छा 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 अच्छा। जी, क्योंकि सर रनिंग एंड मेंटेनेंस मतलब छोटे छोटे काम होते हैं साइट पे, तो हाँ हाँ हाँ। उसके लिए वो मैक्सिमम वो है। अब इसमें जो 45 लाख दिया इसमें क्लियर कीजिए सर, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये वाला। एक्चुअली ये हाँ हाँ। दोनों दो चीज है। ये जो 9 नंबर है ना, अवार्ड ऑफ वर्क ऑर्डर, मान लीजिए अप्रूवल आपने किसी और का लिया, आपने सीनियर ऑफिसर का, तो उनका जी अप्रूवल से अगर आपने कोई काम कराया तो मैक्सिमम आप वर्क ऑर्डर जो है, एक्सीएन जो है 45 जी लाख का ही दे सकता है। उसके ऊपर जो भी सर, होगा मतलब फिर एनुअल लिमिट एससी तो नहीं साहब है को ना देना इसमें? होगा। जी ये तो कुमुलेटिव है। एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर। जी जी। और 8 नंबर में सर? 8 नंबर में उसको 8 नंबर पे लाइए। हाँ, ये कोटेशन है, लिमिटेड टेंडर है। जी जी कोटेशन मतलब ये ऑफलाइन जी कोटेशन लोग समझते हैं इसको, ठीक है। जी ये आप 4 लाख का जी एक्सीएन को है, मान लीजिए कोई काम है, जैसे मैं डीपीआर की जी बात करता हूँ। अगर मुझे ईएफसी जी में जी सारा अप्रूवल मिल गया है, हमें काम कराने का अप्रूवल मिल गया है, और हमें कोई स्टडी जी करानी है छोटी सी, जो कंसल्टेटिव मोड में कराना है, या मान लीजिए जी कोई सर्वे का कोई रिजल्ट है जिसको एनालाइज कराना है, जिसका एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है, जी तो वो काम आप 4 लाख के जी। अंदर करा सकते हैं। लेकिन इसका परंतु सर ये वाला जो अप्रूवल काम पहले से होना कराएंगे, चाहिए। हाँ, पार्डन। जी सर ये मैं बोल रहा था सर, ये जो पावर है ये 9 नंबर की पावर में इंक्लूडिंग तो नहीं होगा? जैसे नहीं 8 नंबर नहीं में जो नहीं, वर्क ऑर्डर दोनों दो चीज निकलेंगे। है। जी दोनों दो चीज है। एक्चुअली मान लीजिए जो एनुअल वर्क ऑर्डर आपको लिमिट देने का ना, एक्सीएन को 45 लाख तक का ही पावर है। जैसे आप टेंडर एक्सेप्ट करना है, एक इसमें आप देखोगे टेंडर एक्सेप्टेंस का भी पावर है। हाँ हाँ, वो तो है। सर मैं पाटीदार ये थोड़ा सर। सर मैं पाटीदार बोल रहा था, थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी चाहते हैं सर हम लोग। सर सर एक्चुअल क्या है, ये इनका कहना ये है कि ये 4 लाख तक के कितने भी काम कर सकते हैं क्या? 2 करोड़ 1 करोड़ कितने भी काम कर सकते हैं क्या ये? मेरे ख्याल से नहीं कर सकते हैं। बस यही बात है सर, यही 45 कंफ्यूजन। लाख के अंदर आएगा वो। नहीं हाँ, नहीं वो नहीं, 45। इस सिंपल बात ये है सर, इसमें एट ए टाइम 4 लाख होगा वर्क, कोई भी वर्क, और एनुअली कुमुलेटिव उसका 45 लाख यस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस। इट इज एकदम द सही बोल फाइनल। रहे हैं। सिंपल है इसमें। यस, और इसका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए सर, यस, क्या रजिस्टर डेफिनेटली मेंटेन होना चाहिए। कितने लिमिट तक आपने पावर दे चुका है अरे उसके तो इतना बजट है क्या सीडब्ल्यूसी में, किसी डिवीजन में, जो इतना आदमी कोई कर लेगा? 9 करोड़ रुपीज सर एमसीओ। नहीं, हो सकता है उसमें कोई इशू नहीं सर। अच्छा, परंतु हो सर सकता है। आउटसोर्सिंग में 7 करोड़ है सर। ये नहीं 9 करोड़ है सर, परंतु ये पूरा वर्क में नहीं है। ये आउटसोर्सिंग जो हायर ऑफ सर्विस है उसको मिला के है सर ये। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सब जो हम छोटा आरएनएम वर्क कराते हैं, तो उसमें तो एससी साहब का जी जी अप्रूवल लेते हैं ना। जो बड़ा डिवीजन है उसमें तो एक्सीएन की पावर में कुछ आएगा ही नहीं। नहीं सर, वो डिवीजन लेवल जी पे हो रहा है सर, इसीलिए अच्छा, इसके लिए 4 लाख हम यूज करते हैं डिवीजन लेवल के लिए। डिवीजन लेवल पे ही कर रहे हैं, और वो 45 के भी ऊपर हो जाते हैं। नहीं, ये वाला पावर हम लोग ना 8 वाला नहीं यूज करते हैं, वर्क वाला हम लोग नहीं करते हैं। हम यस लोग सर, यस सप्लाई सर, ज्यादा यू आर करते हैं। करेक्ट सर। सर जेम की नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा के 4-4 लाख के जो मतलब किए गए हैं काम, उसका भी एक रजिस्टर होना चाहिए, वो भी 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए, जैसे कि मेरे ख्याल से इतना रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। जेम तो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाता है ना मैम, नहीं सर, जेम के लॉगिन में सब दिख जाता है। मैं ये वो आप मेरा क्वेश्चन दूसरा है सर। जी। जैसे कोई रनिंग एंड मेंटेनेंस पे अभी हमारी यूडब्ल्यूएसडी के एसडी पूछ रहे हैं चंद्रवंशी सर कि ये जो 4-4 लाख की है ये इसमें इंक्लूडेड है क्या 45 लाख में? तो इन लोग जैसे सर जेम की नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा के 4-4 लाख की पावर में नीचे से अप्रूवल लेके जो काम कर रहे हैं सर, उसकी भी एनुअल लिमिट 45 है क्या सर? कम्युलेटिव 45 में सब कुछ इंक्लूडेड है मैम। लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसीलिए वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम भी इसका मतलब पूछ रहे हैं। नहीं, इसमें एक और कंफ्यूजन है सर्वलता जी, मैंने 1 मिनट मुझको पूछ लेंगे सर। इसमें एक और प्रॉब्लम है, जैसे जेम से एक 5 लाख की जो पावर है उसमें एक्सटेंशन मतलब ऑर्डर दे सकते हैं, परंतु ए एंड एस से 1 लाख का भी पावर नहीं दे सकते, ऐसा क्यों है सर?
मतलब ये बहुत बड़ा मतलब ये कंफ्यूजन है। देखिए, इसमें जो एनुअल वाला है ना वो वर्क का पावर है और सप्लाई का तो पावर अलग है। तो सप्लाई का तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पावर है ना सर। जितना नहीं लगाओ नहीं, बट सप्लाई का भी तो एनुअल लिमिट होगा ना कुछ। नहीं, सप्लाई का अलग लिमिट होगा सर, क्योंकि वो तो टेंडर मतलब वर्क का अलग हो गया, सप्लाई का अलग होगा। नहीं नहीं, हमारा डेलीगेशन में सप्लाई का कोई लिमिट नहीं रखा है सर, ओनली वर्क्स के लिए लिमिट रखा है। सप्लाई का कोई लिमिट नहीं मैं भी नहीं देख रहा हूँ अभी नहीं नहीं है। नहीं नहीं है। वर्क्स में तो और ये लोग जो बोल रहा था, किसी ने अभी पूछा था, एक्चुअली उनका क्वेरी भी सही है। अगर मान लो किसी एक्शन के अंदर मान लो 3-4 सब डिवीजन होगा, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, लाइक वो कितना सैंक्शन किया अभी तक। अगर मेरी उनका जगह होगा तो मुझे भी चाहिए ना, मतलब वो 45 के अंदर जा रहा है, ज्यादा है यार कम है, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड चाहिए उनके लिए। नहीं, वो तो देखिए हेडक्वार्टर का काम होता है ना, डिवीजन में जेई हेडक्वार्टर, हाँ, एसडीजी दैट्स व्हाट आई एम हेडक्वार्टर। सेइंग, किसी के पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, मतलब कोई डायरी होना चाहिए, कितना हो रहा है, वो एक्सीड हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर एक्सीड हो रहा है कितने तो वर्क ऑर्डर, कितने अमाउंट के इशू हो रहे हैं, वो सब डिटेल एक वर्क ऑर्डर रजिस्टर ही होता है जिसमें हम कितने वर्क यस 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 यस। लेकिन ये सब हम लोगों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये ना एसई साहब का काम है पॉलिसी बनाना। हम लोग तो एक्सीएन लेवल पे ऑपरेटिंग ऑफिस होता है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सर, ऑपरेटिंग ऑफिस तो ठीक है, लेकिन आप जो अप्रूवल दे रहे हो उनका तो सर हाँ, रिकॉर्ड होना चाहिए ना सर। और रिकॉर्ड तो डिवीजन रखेगा सर अपना डिवीजन जो अप्रूवल दे रहे हैं उनके पास रिकॉर्ड होगा ना सर। ठीक है, मान लीजिए जो नहीं रख रहा है तो भी उसको भी ऑडिट पैरा तो नहीं आ रहा है इसका। वो बिकॉज तो है। ऑडिट जो चेक करता है वो ये देखता है कि आपका डेलीगेशन ऑफ पावर अवेलेबल है कि नहीं है, आपने जीएफआर को फॉलो किया कि नहीं किया, और आज के डेट में मैक्सिमम जेम पे है कि नहीं है, बस। नहीं वो तो है ही सर, नहीं कर रहे हैं मतलब, लेकिन ये पॉइंट भी ध्यान में रखना होगा सर। जरूर जरूर, वो तो है कोई ही। भी अप्रूवल कर रहा है तो उनका ये बेसिक ये बनता है कि वेदर इट इज क्रॉस 45 lakhs और नॉट। वो कैसे पता चला जब व्हेन ए रिकॉर्ड इज मेंटेन। हाँ, लेकिन श्रीनिवास ये हमारे यहाँ पे इसलिए नहीं होता है डिवीजन में क्योंकि एक्सीएन को कोई वर्क पावर नहीं दिया है। सर ये वाला आप जो बोल रहे हैं सर, वर्क मतलब देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ वर्क सर। हाँ हाँ, जो सीरियल नंबर 1 में है उसमें उसके हिसाब से कोई पावर नहीं है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वर्क जो कैपिटल नेचर का वर्क है वो आप वो कर तो ही नहीं नहीं है, सकते। वो तो नहीं है, वो तो है ही नहीं, लेकिन छोटा मोटा जो वर्क्स है। सर रिपेयर छोटा मेंटेनेंस। मोटा वर्क्स का डेफिनेशन क्या है? अगर आप नहीं नहीं किसी नहीं, भी मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कंटिजेंट वर्क सर। नहीं, जैसे अगर आप कोई भी काम में मैन पावर हायर करके कुछ भी रिपेयर वर्क करा रहे हैं तो भी एक कैपिटल नेचर का वर्क है। अब जैसे मोटर मोटर रिपेयर कराना है, वाटर सप्लाई का मोटर रिपेयर कराना है तो वो डेफिनेटली आरएनएम में आएगा। हाँ या सर, आरएनएम बोर्ड आरएनएम रिपेयर कराना है, या मान लीजिए आरएनएम में करंट आएगा, मीटर को यस आप यस कैलिब्रेट करा रहे हैं, यस सर, ये यस सब सर। आरएनएम में आएगा। ठीक है, ये व्हीकल रिपेयर है वो आरएनएम में आएगा। नहीं वो तो लेकिन सही अब है सर। कोई कंस्ट्रक्शन करा रहा है आरएनएम के नाम पे तो वो तो आरएनएम में नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, इधर सर आप डेलीगेशन में, आई जस्ट वांट टू गिव अगेन शेयर दिस जी जी, डॉक्यूमेंट। करिए, शेयर करिए। सर ये जो सीरियल नंबर 1 जो है ना सर, दैट इज बेसिकली ए एंड ईएस। ठीक है। एक बार मिल गया एससी से अप्रूवल, मिलने के बाद जो वर्कर देना है, मतलब आपने कोटेशन कलेक्ट किया और फाइनली कोटेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बाद आ रहा है सर ये। नहीं नहीं, एक्सेप्टेंस तो आपका जो है ना वो 6 नंबर पे आप देखो, वो जो आप कह रहे नहीं हैं। दैट इज टेंडर सर कंप्लीटली। हाँ, तो टेंडर कोई भी हो ना, टेंडर नहीं तो नहीं नहीं किसी सर, चीज का हो सकता है। टेंडर वो अलग चीज है सर, मैं बोल रहा हूँ ओनली फॉर अवार्डिंग वर्क थ्रू कोटेशंस का बात कर रहा हूँ सर मैंने। मतलब मैं जो भी छोटा मोटा वर्क करना है तो सबसे पहले मैं क्या, मेरे पास तो पावर, एक्सचेंज के पास पावर नहीं है, हाँ तो हाँ, हम एससी से अप्रूवल ले लेंगे। अप्रूवल लेने के बाद विल गो फॉर जो भी है कोटेशन कलेक्ट करके आपका जेई जो भी है कंसर्न वो कंप्लीट स्टेटमेंट पुटअप करेगा, देन कंप्लीट अथॉरिटी हैज टू गिव द अप्रूवल फॉर इट। तो फिर इसमें जो है वो आप वाला एससी सेकंड को, स्टेज में हमारा एक्सचेंज का रोल आएगा सर, ये सीरियल नंबर 8 वाला काम में आएगा सर। नहीं नहीं, एक मिनट, इस पे मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि फिर इसमें जो एससी को दिया है, चीफ को दिया है 25 लाख का, एससी को 10 लाख का, तो वो सीरियल नंबर 1 से मैच तो नहीं कर रहा है। कौन सा सर? आप देखिए 8 नंबर में। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ सर। सर हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज डिफरेंट एंड एक्सेप्टेड टेंडर इज डिफरेंट सर। सर वो सर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कोई भी दे सकता है, इवन हमारा एनडब्ल्यू में कुछ कुछ का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चेयरमैन से मिलता है, लेकिन जब हम टेंडर कॉल करेंगे और जो भी कोटेशन आएगा और फाइनल टेंडर एक्सेप्टेंस,
इवन मैं भी कुछ किया था, मतलब कुछ कुछ लिमिट में अगर मेरा पावर में तो मैं कर सकता था। नहीं, मेरे ख्याल से ये थोड़ा नहीं नहीं सा हम सर, लोग शायद सर wrong इवन आप direction में। पॉइंट नंबर 6 देख लीजिए सर, अगर इसके हिसाब से एक्सीएन को 10 लाख तक पावर दिया गया है। नहीं, वो एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर का है, जो टेंडर प्रोसेस आप करते हैं ना, फाइनेंशियल वही एक्सेप्टेंस। बोल रहा हूँ सर, अगर इसमें लिख दिया सर एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज अवेलेबल, यस। मतलब ये कहाँ से मिलता है सर? एज पर सीरियल नंबर 1। नहीं नहीं, आप सबको लिंक कर रहे हैं, बेसिकली लिंक मत करिए, सब इंडिविजुअल आइसोलेशन में देखना है। नहीं सर, ये जो है आइसोलेशन का सीरियल बात नहीं नंबर आता है 1 सर। जो है फ्रेश वर्क के लिए है, कैपिटल नेचर, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो एक वर्क हो गया अलग। एक्सेप्टेंस सर। ऑफ टेंडर, मान लीजिए कोई आप छोटा मोटा टेंडर हायरिंग का कर रहे हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव सर, अप्रूवल चेयरमैन से मिल सर, गया, उसको आप दैट इज अ प्रोसेस सर, एक्चुअली सर मेरा कहना है कि दैट इज अ प्रोसेस सर। अखिल हाँ। सर, अखिल बाय सर, यूजिंग सिंगल पावर एनी वर्क, कोई भी वर्क का एग्जीक्यूशन नहीं होता है सर। मान लो सबसे पहले क्या होता है सर, टेक्निकल एस्टिमेट होता है, सैंक्शन होता है, उसका हाँ। पावर होता है। टेक्निकल सैंक्शन होने के बाद हमने डिटेल प्रपोजल बना के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंस सैंक्शन के भेजता है। वो अभी एज ऑन डेट एक्सएन के पास नहीं है, होगा तो एसी के पास होगा या नहीं 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 नहीं, सी के पास होता है। मैं आपको वो थोड़ा होने के करेक्ट बाद सर, करूंगा, इसमें टेक्निकल एस्टिमेट जब हम बनाते हैं फील्ड में, हाँ सर, तो उसी समय सारा मेजरमेंट फॉर्म 1 फॉर्म 2 फॉर्म 3 सारा साइन हम करते हैं, डिटेल प्रपोजल बनता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हाँ वो तो है। टेक्निकल सेंक्शन जो है ऑलरेडी आप देखेंगे 2 नंबर जो है आपको दिया हुआ है 45 लाख का। यस सर, आई नो हाँ। तो मतलब 2 को आप आइसोलेशन में पढ़िए, 6 को आप आइसोलेशन में पढ़िए, और 8 को जो है 8 का डिफरेंट जो इंटरप्रिटेशन हम सोच रहे हैं ना, वो 8 का नहीं है। 8 है कि जो नहीं सर, अवार्ड ऑफ वर्क थ्रू कोटेशन लिमिटेड टेंडर। कोटेशन लिमिटेड टेंडर मतलब आप 4 लाख का ऑफलाइन कोटेशन यूजुअली जो आपका इसमें जीएफआर में दिया हुआ है, आप उससे मंगा सकते हैं। नहीं वो अदरवाइज तो है सीरियल सर। नंबर 1 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नहीं मतलब है ही सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर, आप एक बार चेक करेगा तो इवन एससी के पास 25 लाख का पावर है सर। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव एक्सपेंडिचर सैंक्शन मिलेगा सर 25 लाख का। मिल गया, मिलने के बाद सर आप टेंडर प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करने के बाद में एक्सेप्टेंस का, और वो फिर अलग मान लो सर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कोई वर्क का लेट्स से कास्ट इज 5 lakhs, एज ऑन डेट एक्सएन के पास पावर नहीं है, सो एससी विल अकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंस सैंक्शन। वो मिलने के बाद विल स्टार्ट द टेंडरिंग प्रोसेस, मतलब टेंडर फ्लोट करेंगे और कोटेशन मतलब बिड्स आएगा और पूरा एवोल्यूशन हो जाएगा, एंड फाइनली वी हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर। जब वो करना है देन इन दैट केस वी नीड टू यूज द पावर 6 सर, क्योंकि दैट इज मेक सेंस, वाई बिकॉज एक बार एससी ने दे दिया अप्रूवल, इवन फॉर टेंडर अप्रूवल के लिए ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि इसमें जाके ये इफ द वर्क इज लेस देन 2 lakhs इवन इन एडब्ल्यू आल्सो कैन डू इट और एडी आल्सो कैन डू इट, एडी2 आल्सो कैन डू इट, आई मीन टू से एसडीई, इफ इट इज मोर देन 3 lakhs एंड लेस देन 10 lakhs एन एक्सीएन कैन डू इट। ये है सर इसका मतलब, क्योंकि मतलब उस हर एक फाइल ऊपर तक दोबारा ऊपर भेजने की जरूरत नहीं होता है सर। सो ये है सर एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर। दोनों चीजें अलग अलग। अलग अलग है। हाँ सर, ओके। और ये जो 7 नंबर जो बोल, ये 7th इज डिफरेंट, सिंपल कंप्लीटली ऑल टुगेदर डिफरेंट, ये तो आइसोलेटेड केसेस है। लेकिन सीरियल नंबर 8 जो है दिस इज डिफरेंट सर, दिस इज नॉट टेंडर। ये 8 कैन बी लिंक्ड विद 1, even 7 also can be linked, 6 also can be linked with 1. Only thing is 6 is only meant for tenders, और उसका A and ES can be given as per serial number 1, और serial number 8 जो है that is purely for quotations or limited tenders, उसका भी administrative approval expansion can be given as per serial number 1 सर। ये है मैं कहने का बोल रहा हूँ। और अगर मान लो ये कोई एक्शन ये वाला यूज कर लिया while accepting the quotation, then there is a limit of 45 lakhs। यस। Yes, ये right. है सर। Yes, sir. We agree. या क्योंकि सर हमने काफी बार किया था एनडब्ल्यू में, सो इसलिए हमको आइडिया भी है इसके ऊपर। हमारा पीओ हमको बिल पास भी नहीं करता था। यही करो। राइट है सर, श्रीनिवासन सर, यू आर राइट सर। Yes, sir. हम्म। ओके सर। ओके थैंक यू।
एंड वन मोर थिंग इज जनरली हमारे सीडब्ल्यूसी में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंस सैंक्शन एक ही बार मिलता है, वो भी एक्चुअली थोड़ा डिस्प्यूटेड इश्यू है। एज पर जीएफ पहले सबसे पहले टेक्निकल सैंक्शन लेना होता है जो भी डिजाइन, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद एक्सपेंस सैंक्शन लेना होता है। बट हमारे सीडब्ल्यूसी में दोनों एक ही बार मतलब एक ही साथ ही ले जाता है, क्योंकि टू सेव द टाइम। लेकिन उसमें कोई सेंसर एक साथ ही देते हैं दोनों। हाँ, दोनों एक साथ देता है। लेकिन मैंने एक्चुअली स्टेट में काम किया था अराउंड 6 मंथ्स, उसमें तो अलग ही प्रोसेस दो था। स्टेप होता है उसमें, 2 स्टेप होता है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया जाता है, मतलब इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोलते हैं इसको। उसके बाद वी हैव टू प्रिपेयर द एस्टिमेट इन डिटेल, देन दे विल गिव द एक्सपेंस सैंक्शन एंड ऑल। Okay. Okay, anyone has any doubt? It appears that many people just opened it and kept it live and they just left off. I could able to see a lot of pseudo participation in this. हाँ हाँ सुबह भी बताइए। देखा था मैंने, प्रोग्राम खत्म हो गया लेकिन फिर भी पार्टिसिपेंट्स इसमें दिख रहा है। अरे कुछ लोग रिकॉर्डिंग पे चला के छोड़ जाते हैं ना, वो भी रहते हैं ये इसमें। पावर वाला भी शेयर कर देना सर ग्रुप में। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। हाँ जी सर। ओके ओके, ये तो मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, कंपाइल किया था मैंने। आई विल शेयर इट। एक मैं बैटरी का ऑर्डर दे देता हूँ, लाइव दे देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। हाँ सर। तो आई थिंक जितने लोगों को डाउट है बजट वगैरह का सारा हो जाएगा कवर। हाँ सर सर। ठीक है। हार्ड कॉपी, उसका वो जो एक हार्ड कॉपी आपने दिया सर एक सर्विसेज बिड के बारे में पूछना मुझे। अब बताइए। सर मैं ना यहाँ फंड ब्लॉक कर रही थी जेम पे, तो जी। वो मेरा जो कस्टमाइज सर्विस बिड है ना वो 3 साल तक चलना है, लेकिन जो जेम ने निकाला है उसने ऑटोमेटिकली उसने 24 हजार क्वार्टरली ब्लॉक किया है। वो क्या हर बार मेरे को चालान जनरेट करना पड़ेगा? मैं मैडम हमारे डब्ल्यू साहब को बुलाता हूँ इसके लिए। नहीं, देयर इज वन मोर ऑप्शन ना सर, इसको एक्चुअली जब हम करेंगे विदाउट ब्लॉकिंग। विदाउट ब्लैकिंग करने से बेटर रहेगा आजकल, लेकिन बिलिंग में प्रॉब्लम होगा उसको। जब बिल रेज करेगा उसको मैन्युअली करके उसके बाद यूटीआर नंबर अपडेट करना होगा। सर वो कैसे करूं, क्योंकि मेरा एओ साहब को भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरा जो वर्क ऑर्डर है वो 3 साल तक चलना है, समझ और गया जो आप। मेरी फंड ब्लॉक हो रही है वो 24 हजार को क्वार्टरली हो रही है। हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कैसे करें इवन इसको। नहीं, इवन आप ईयरली करने से भी यही दिक्कत होगा आपका। हाँ कम से जी। कम आपको एलपीसी वाला चक्कर है, हमारे पास तो वो नहीं है। हमारा तो ईयरली चलता है एनडब्ल्यूए में, वही बिकॉज वी डायरेक्टली कम अंडर परव्यू ऑफ पीएओ। लेकिन फिर भी हम भी ये प्रॉब्लम फेस किया था। मान लो मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में एक ब्लॉक किया है पर्टिकुलर वर्क के लिए, हाँ और जी। दैट वर्क इज बीइंग कैरिड आउट फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। और हाँ जब जी। इशू ये है, इस साल तक कोई इशू नहीं होगा, टिल मार्च 23 कोई इशू नहीं होगा, हाँ बिल्डिंग में भी कोई इशू नहीं होगा। हाँ बट हाँ। व्हेन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स, देन प्रॉब्लम स्टार्ट्स अगेन। ओके। तो बिल जनरेट नहीं होगा, वो सारा दिक्कत आता रहता है। अच्छा, तो तो फिर कैसे करूं अब? इसका हमने उसका तो यही रास्ता है, तो बिल मैनुअली करना होगा। मैनुअल इन द सेंस बिल राइज करेगा, वो बिल मैनुअली सबमिट करेगा, मतलब विदाउट जेम। और उसका पेमेंट करने के बाद जो यूटीआर नंबर होगा वो अपडेट करना होगा जेम में। पेमेंट यूटीआई नंबर इस पे अपडेट करना होगा? हाँ, मान लो आपने पेमेंट करते हो ना, पेमेंट तो हाँ। अगेन इट विल बी डन थ्रू अकाउंट नंबर। पेमेंट होने के बाद एक यूटीआर नंबर जनरेट होगा 1 आधा दिन के बाद। वो यूटीआर नंबर डिवीजन ऑफिस में होता है, और इवन यू आल्सो कैन चेक इट, पीएफ में से मिल जाएगा वो नंबर को उसमें डालना है, जेम में जाके अपडेट करना है, इस बिल का मैनुअली किया है, इसको यूटीआर नंबर ये है करके, देन रिकॉर्ड्स आर क्लोज। हमारा एओ एओ साहब क्या कर देंगे इसको मैनुअली, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि हम मैनुअली नहीं कर सकते जेम के थ्रू जो जा रहे हैं। तो नहीं, जेम के थ्रू जाना है, बट दिक्कत ये है, आप वेंडर जो है यू कैन नॉट राइज द बिल, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। हाँ जी। वेंडर कैन नॉट राइज द बिल, दैट इज द मेन इशू। हाँ इस साल तक वो करेगा, टिल द एंड ऑफ दिस हाँ। करंट फाइनेंशियल ईयर वेंडर कैन राइज द बिल ऑनलाइन थ्रू जेम एंड ही विल सबमिट द बिल थ्रू जेम। आप भी उसको प्रोसेस कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट इशू स्टार्ट्स व्हेन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स।
एज ऑन डेट जेम में इशू है, वो वाला फाइनेंशियल ईयर वाला अभी भी स्टार्ट आउट नहीं हुआ, जेम की तरफ से नहीं हुआ। होपफुली इफ इट इज स्टार्टेड आउट वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो बस ये रास्ता है। इवन वो पीओ लोग भी समझ जाता है इसको, क्योंकि हर जगह ये प्रॉब्लम हो रहा है, इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। अगर पेमेंट करना है तो इवन जेम से एक्चुअली और एक रास्ता भी है, यू कैन सिंपली मेंशन दिस फैक्ट टू जेम हेल्प डेस्क, और वो लोग लिख के वापस देगा आपको, दिस बिल कैन बी प्रोसेस्ड मैनुअली करके। ओके, फिर हमारे दैट साथ विल भी बी इजी, फिर वो मेरे लिए आसान हो जाएगा एओ को यस दिखाना। एग्जैक्टली इवन हाँ हमारे केस में हाँ ऐसे हुआ था। हमारा बिल जब पीओ को गया हाँ था, उन्होंने यही हाँ क्वेरी राइज किया था। देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव पुट ऑल द फैक्ट्स थ्रू मेल टू द जेम हेल्प डेस्क, उन्होंने रिप्लाई किया था, उसी को हमने कॉपी लगा के बिल मैनुअली सबमिट किया था। देन पीओ पास द बिल, पेमेंट होने के बाद जो यूटीआई नंबर होता है हमने दोबारा जेम में जाकर अपडेट किया, तो इशू क्लोज। वही एक रास्ता है मैडम अभी तक। और एक बार सर चालान जनरेट हो जाता है तो हम बिड कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल करना भी एक, क्योंकि मुझे बिड यार वो बोल रहे एओ हैं, बिल साहब बोल कह रहे रहे हो, थे। हाँ जी बिड यार बिल, आप सर बोल रहे समझ थे नहीं चलान आई। मैडम बिल एसबीआई का चालान बात, अगर, बिड का भी हाँ बात जी करेंगे। बिड, टेंडर। अच्छा टेंडर, ओके। सर जब एसबीआई में चालान जनरेट हो जाता है हमारे जेम पे, जब मैंने पीओ जनरेट करने से पहले एसबीआई चालान जनरेट हो गया ई चालान करके, तो ओके उसके बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं कैंसिल करूं उसको, तब मेरे को वर्क ऑर्डर करना ही करना है। अच्छा, चालान जनरेट होने के बाद, हाँ जी, वो जेम ने अपने आप ही सर क्वार्टरली उठा लिए ओके वो पेमेंट आप, ब्लॉक करने का ना वो। अच्छा आप कौन से डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो? सर मैं बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ओके हाँ जी। जनरली आजकल तो ये वाला ई चालान सिस्टम हमारे पास तो नहीं है, तो हम सीधा वो जिम्मी कलेक्ट कर लेते हैं, जो भी बिड अच्छा सिक्योरिटी जो भी होगा। बट वैसे भी आपका बिड सिक्योरिटी क्यों ले रहे हो? अच्छा, बिड सिक्योरिटी लेना पड़ेगा 2.5% जो भी है। अच्छा, कैसे उसके लिए कैंसिल जनरली एक बार कर दिया, जनरली स्टेप बैक तो नहीं हाँ लेना चाहिए टेंडरिंग हाँ हाँ सिस्टम में, हाँ क्योंकि यू ऑल नो दैट जेमी इज एक्चुअली नॉट बायर फ्रेंडली, इट इज सेलर फ्रेंडली। हम्म एक बार हमने फ्लोट कर लिया तो वापस ले तो सकते हैं उसके, मतलब थोड़ा हम्म इट इज नॉट एडवाइजेबल हम्म हाँ जी अनलेस देयर इज अ स्ट्रांग ग्राउंड। शर्मा जी वो उसमें हाँ जी, ऐड हो जाइए जरा सा। थैंक यू सर। ओके। एक मैंने पूछना था सर, हम्म एक्चुअली कंसाइनी की साइट से जैसे हमारे पास बिल आता है, ई इनवॉइस आता है जैम पे, हम्म मटेरियल आ गया, ई इनवॉइस हमने डाउनलोड करके जब सप्लायर ने अपलोड करता है उसके बाद हमें ऑप्शन आ जाता है, उस हिसाब से हम उसका गुड्स रिसीट बना के पेमेंट के लिए भेज देते हैं। हम्म तो अभी एक इशू रेज हुआ है उसमें, मतलब जो जैम इनवॉइस है उसमें जीएसटी को शो नहीं किया, उसने 00 शो किया। अच्छा एंड सेलर के जब इनवाइस देखा तो उसमें अमाउंट भी डिफर है उससे, और अच्छा जीएसटी अमाउंट भी उसने बता रखा है। अच्छा अब वो क्लेम किया। अकाउंट्स वाले उसको लेके बैठे हैं या डिवीजन वाले लेके बैठे हैं कि जी अब इसको कैसे करना है, ये सही करो आप। नहीं, उसका एक ही सॉल्यूशन है, वी आल्सो फेस दिस इशू, पर्टिकुलरली जितना भी मैन पावर टेंडरिंग होगा, जी जितना जी, भी मैन पावर सर्विस होगा, उसमें इशू आएगा। नहीं मैन पावर नहीं है सर, इट इज अ सप्लाई। हाँ ठीक है, सप्लाई भी हो, अगर अमाउंट डिफर है, ज्यादा है कम है, अगर अमाउंट ज्यादा है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो बिल एज इट इज फॉरवर्ड कर लीजिए, इट विल गो टू पीएफएमएस, और पीएफएमएस में डीडीओ लेवल ही कैन एक्सरसाइज डिडक्शंस एट ए डीडीओ लेवल। ज्यादा है बिल सर, जैम का या सप्लायर का? अगर मान लो एक्चुअली उनको पेमेंट बनता है 1 लाख, लेकिन बिल राइज होगा 1,20,000 जेम से। नहीं उसने कम किया है रेस, अच्छा, बिल कम सप्लायर राइज ने किया कम है। रेस किया है, इट इज हार्डली 1000 रुपीज डिफरेंस। अच्छा ऑर्डर मतलब जैम बिल जो है ऑर्डर के हिसाब से है, और सप्लायर का बिल कम है लेकिन विद जीएसटी है। जैम वाला बिल विदाउट जीएसटी है, उसमें जीएसटी शो नहीं कर रखा। अब हमने जीएसटी रिटर्न भेजनी है तो हमने तो नील भेज दिया, बिकॉज हम जो गुड्स रिसीट बनाते हैं वो जीआर के हिसाब से बनाते हैं, जैम इनवॉइस के हिसाब से। बट अब ये रिव्यू मतलब रेज हुआ है कि भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, कैसे,
क्योंकि अब सप्लायर बिल भी चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, वो Upload तो नेट कर नहीं अमाउंट सेम सकता। है क्या दोनों बिल में? जी सर, नेट अमाउंट सेम है क्या? जो नेट अमाउंट जो होगा वो सेम है क्या? नहीं तो नेट अमाउंट उसने बताया नहीं ना, जैम वाले ने तो। जैम वाले ने तो नीचे टैक्स में 0 कर रखा है, टोटल रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल दिया। अच्छा जैसे 10 आइटम थे, 10 का अमाउंट निकाल दिया, टोटल मैच हो गया। हमने क्रैक भी जनरेट कर दिया उसको उसी हिसाब से। हाँ हाँ हाँ। अब जो सप्लायर का मतलब सेलर बिल टैक्स वो डाउनलोड किया तो उसमें डिफरेंस है, 1000 रुपये उसने लोअर बिल कर रखा है। अच्छा, अब अकाउंट्स वाले लेके बैठे हैं कि अब इसको बोलो कैसे करना है। तो पहले तो आप इसको तो एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब बताइए। आपका पेमेंट कैसे होता है? थ्रू पीएफ में से होता है? पेमेंट थ्रू एओ, मतलब हमारा अकाउंट्स ऑफिस है वो करता है डायरेक्ट। मतलब जो सेंट्रलाइज्ड अकाउंट है वो चंडीगढ़ में है। नहीं नहीं, पीएफ में से थ्रू नहीं होता है क्या? है सर, पीएफ में से थ्रू नहीं होता है? ऑनलाइन चेक पेमेंट होता है या कैसे होता है पेमेंट, वो मैं जानना चाहता होता है सर। 80% पेमेंट ऑनलाइन होता है। उसका एक वो एओ बना रखा है इन्होंने चंडीगढ़ में, सेंट्रलाइज्ड एओ पूरा बीबीएमबी अच्छा का। वो अच्छा पेमेंट अच्छा करते हैं उसको एज पर दी क्रैक। अब हाँ नाउ समझ गया, लेकिन उसको भी क्रैक एंड दिस। वो भी हम कर सकते हैं। जनरली हमारे पास भी ये इशू आया था काफी बार। जी हमने जी जनरली क्या करते हैं, जब जेम से सीधा पेमेंट नहीं कर सकते, जी जी। जेम के बाद और एक मीडियम होगा जो पेमेंट कर सकते हैं। एक तो पीएफ में से होगा, और नॉर्मल चैनल जो ट्रेजरी सिस्टम के थ्रू करते हैं, जो थ्रू चेक। क्रेजी नहीं है सर हमारा। हाँ, तो अगर एक 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 चीज पता कर लीजिए, पेमेंट कैसे हो रहा है। इज इट थ्रू अच्छा। पीएफ में से और थ्रू एनी अदर मीडियम? मेरे ख्याल से पीएफ में से ही होगा, क्योंकि नाउ इट इज रोल्ड आउट एवरीवेयर। जी अगर सर। पीएफ में से थ्रू होगा, देन डीडीओ कैन एक्सरसाइज दिस डिडक्शंस। वो कर सकते हैं, तो अमाउंट को कम कटल कर सकते हैं। ही कैन एक्सरसाइज, इवन ही कैन मेड डिडक्शंस आल्सो। कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। कभी जीएसटी डिडक्शन भी ऐड कर सकते हैं सारे। वो मतलब ही हैज द पावर, ही हैज द फ्रीडम टू डू दैट such kind of deductions or modification in the billing. बस आप यही है कि जो मैनुअली आप लोग उसको लिख के भेज दीजिए ऐसे ऐसे इशू है करके, फॉर हिज रिकॉर्ड, क्योंकि विदाउट रिकॉर्ड वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपका तरफ से कुछ रिटर्न में जाना चाहिए ऐसे ऐसे इशू है करके, देन ही कैन एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। डीडीओ के पास ये फ्रीडम रहेगा रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। इवन आई थिंक इन सीडब्ल्यूएस में जितना भी लोग काम कर रहा है, जितना भी मैन पावर सर्विसेज होगा, इसमें इशू आया होगा। आई होप डेफिनेटली मैन पावर सर्विसेज में हर एक महीने का बिल अलग होता है देन एक्चुअल। इनफैक्ट जेम का बिल ज्यादा होता है हमेशा ऑडियो देन एक्चुअल। डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ऑडियो क्या क्या? डिस्कनेक्ट हो गया था। ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था सर। क्या फाइनल मतलब निकला इसका? हमें पेमेंट किससे करना चाहिए? नहीं, पेमेंट ये है, ये आपका ये जो इशू है डीडीओ के साथ रिजॉल्व करना पड़ेगा। हाँ हाँ डीडीओ हाँ। हैज अ फ्रीडम टू डू ऐड एडिशंस और डिडक्शंस। ओके। उसको जितना भी आपका इश्यूज है वो फैक्ट्स उसको प्रोड्यूस कर लीजिए थ्रू रिटर्न, थ्रू हार्ड कॉपी, उनके रिकॉर्ड के लिए। देन ही कैन मेक एट इज एंड ही कैन मेक द प्रॉपर डिरेक्शंस एंड ऑल। बट ही कैन नॉट मेक डिसीजन ना। वो डिसीजन नहीं लेने पा रहा। वो एओ पे डिपेंडेंट हो रहा है। एओ कह रहा है कि मैं क्या करूँ, फलाना नहीं, वो तो देन we also cannot help in that. श्रीनिवास, हमने डब्ल्यू साहब को बुलाया है, महेश कुमार शर्मा जी हैं, वो डब्ल्यू हैं, तो वो शायद कुछ रिप्लाई कर पाए। नहीं, इनका Definitely, सिस्टम अलग sir. है सर। इनको शायद पीएफएमएस वाला है ही नहीं, पता भी नहीं चल रहा है। अच्छा, पीएफएमएस डीडीओ नहीं कैन है डू वहाँ इट पे? सर। हाँ हाँ हाँ। ओहो, तो अभी भी क्या चेक से करते हैं पेमेंट? नहीं, उनको शायद ऑनलाइन बोल रहा है, बट ही इज नॉट श्योर अबाउट पीएफएमएस। सर। एक जगह क्यों कॉमन सर, अकाउंट में एक फंड आ गया सर, वो डिवीजन के थ्रू ले लेते हैं और फिर एक एओ उसको पेमेंट करता है, सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसे है। नहीं, मैंने सप्लायर से भी बात की सर। तो सप्लायर कहता है कि सर मैं बिल लोड कर रहा था, तो जब टैक्स लोड करने की बारी आई तो उसने टैक्स विंडो खोली नहीं, तो मैं फिर लोड नहीं कर पाया, तो 0 शो कर रहा है। उसका लॉजिक ये था। वैल्यू कितना था? वैल्यू ऑफ द वर्क कितना है? वैल्यू सर, एक्चुअली दिस ऑर्डर वाज राउंड अबाउट 3 लाख। ओके, तो लेकिन दो बार में हुआ था ये। एक मतलब 1 लाख की सप्लाई एक थी और 2 लाख की सप्लाई बाद में हुई।
अच्छा पहले वाला था उसमें उसने टैक्स नहीं लिया सप्लायर ने, दूसरे अच्छा वाले का बिल दिया उसमें उसने टैक्स इंक्लूड कर दिया, लेकिन जैम इनवॉइस ने 0 कर दिया। अच्छा। ऐसे मिक्स सा हो गया, मतलब दोनों तरफ से फंसा हुआ है मामला। तो जीएसटी में हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब जीएसटी नहीं, इन हम दैट केस आप एक तो कर सकते हैं जेम में, तो मैंने ऑलरेडी एक रास्ता तो बताया था, अगर वो भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, आप ये जो भी इशू है जेम हेल्प डेस्क को मेल लिखिए, ठीक है। वो लोग आप बताएगा ये बिल ऑफलाइन में कर सकते हो करके लिखेगा आपको। ओके हाँ हाँ, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा एक आधा वो हुआ था, देन वंस यू गेट ए मेल फ्रॉम देम ओके। दिस बिल कैन बी प्रोसेस्ड ऑफलाइन, देन पेमेंट अथॉरिटी कैन डू द पेमेंट थ्रू ऑफलाइन। हाँ तो हेल्प पे ही जाना है, हेल्प पे करना है मेल ना, डिटेल। यस यस यस, ओके ओके। क्योंकि वो जेम का इशू है तो हम भी क्या करेंगे। बीच में आपका म्यूट हो गया था, मेरे को मतलब क्लियर नहीं हो हाँ पाया। हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू। सर ऐसी ऑफलाइन ट्रेनिंग भी कराई नहीं जा सकती सर जम रिगार्डिंग? कहाँ? ऑफलाइन एक्चुअली पुणे में करा सकते हैं, आप लोग लिख के दे दीजिए बीबीएमबी से इनको। हाँ हम करेंगे, पुणे में करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ा लाइव में अच्छी तरह, थोड़ा कभी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, इससे थोड़ा लाइव में अच्छी तरह हो जाता है ऑफलाइन में। नहीं, इसलिए हमने रिकॉर्डेड वीडियोस इसलिए दे रहा है ताकि आप कभी भी उसको रेफर कर सकते हो, जब भी हाँ जी, इशू आएगा रेफर कर सकते हो। ठीक। इसका ऑफलाइन भी करेंगे हम। हाँ ऑफलाइन में थोड़ा सा अच्छी तरह समझ आता है। हाँ सर एक क्वेश्चन थोड़ा हटके है। हाँ हाँ कल हमने पूछा था एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसी तरह एक होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का, एएमसी। हाँ एएमसी। हाँ तो एएमसी जनरली हम तो जेम से बाहर से ही करते हैं, क्योंकि जैसे उसमें बहुत से आइटम्स हैं, लाइक कंप्यूटर पेरिफेरल्स आर देयर, यूपीएस आर देयर, फोटोकॉपियर मशीन्स आर देयर, कंप्यूटर नेटवर्क इज देयर, lot of cooling machines are there, expensive laboratory instruments are there, because these instruments are sometimes they are proprietary item, more than 1 crore rupees cost, तो वो तो उन्हीं को देना पड़ता है। then बिजली घर में जो है डीजी सेट्स आर देयर। सो इन एएमसी के लिए कुछ जेम में कोई प्रोविजन है या नहीं? एएमसी का तो प्रोविजन तो है जेम में भी, बट उसका लिमिटेड आइटम्स का है। आप जो बोल रहे हैं जो प्रोप्राइटरी आइटम, उसका तो नहीं है। Because this annual rate contract and AMC constitutes nearly 20% of our expenditure. ओके So it will be difficult to make out 100% if we remove this. आपने आइटम क्या क्या बोला था, एएमसी किसके लिए चाहिए? AMC for various like laboratory instruments का तो वो काफी बड़ा अमाउंट है, like nearly 10 अच्छा, crore rupees okay, का okay. instruments हैं, तो 10 करोड़ का यदि 10% भी कहते हैं, it's a very huge amount. अच्छा अच्छा, अभी तो Then, जेम में है कुछ Then computers स्पेशलाइज्ड are there, आइटम्स है। computer networking is there, ओके ओके then air coolers, air conditioners, DG set, ओके ओके। so lot of things are there. So ये AMC का कुछ होगा तो पता नहीं, अभी तो जेम में है एएमसी, बट दैट इज जेनरिक है, एकदम जेनरिक है वो। ओके। हाँ एक और एक क्वेश्चन था सर कि सपोज वी हैव से कस्टमाइज्ड बिड, जिसमें मान लीजिए एक बिड ही सबमिट करता है, ओके या ऐसा केस है जिसमें 3 किया है लेकिन 2 डिस्क्वालीफाई हो गए टेक्निकली, सो Okay. अल्टीमेटली ओनली 1 रिमेन्स, सो Yeah. इज इट पॉसिबल टू गिव सप्लाई ऑर्डर टू 1 बिकॉज देयर इज नो कॉस्ट कंपैरिजन? अभी आया था सर, रिसेंटली एक ऑर्डर आया था, आई एम गोइंग टू शेयर पुट इन द ग्रुप। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिसेंटली एक रिलैक्सेशन आया था। हाँ, उसमें इवन एक आने से भी कर सकते हैं। नहीं, उसमें ये लिखा है सर, जो आप कह रहे हैं, मैंने भी शायद देखा है, उसमें ये लिखा है सफिशिएंट टाइम शुड बी गिवन। वो तब देना है आपका टेक्निकल में नहीं आएगा तो। नहीं, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट से अगर एक बार टेक्निकल आ गया उसमें तो कोई इशू नहीं है। मतलब जेम में डालने के बाद में बिल्डर्स के लिए सफिशिएंट टाइम देना है, एंड द स्पेसिफिकेशन शुड बी वेरी जनरलाइज्ड, एंड जो रेट है वो दैट शुड बी रीजनेबल। ऐसा कुछ 3-4 क्राइटेरिया दिया है, उसमें दे सकते हैं। सो ये हमने जस्टिफाई करके हमने सबमिट किया था, लेकिन हमारे फाइनेंस वालों ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने अल्टीमेटली उसको कहा कि नहीं रीटेंडर कीजिए। उस इसमें दिया हुआ भी था, हमने अटैच करके भेजा था कि रीटेंडरिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल बी, आपके कॉस्ट भी बढ़ सकती है, इसीलिए जो है एक रहा तब भी आप उसको दे सकते हैं। तो ये सारा हमने वो गाइडलाइंस जमा किया था, लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी या बाकी और जगह कैसा है सिंगल आने पर।
एक्चुअली हमने तो किया है, क्योंकि जो मिनिमम 3 वाला क्राइटेरिया बनता है वाइल ओपनिंग द टेक्निकल बिट्स वाला, फाइनेंशियल में कोई इवन 10 भी आने दो टेक्निकल में, नो वन कैन गारंटी दैट ऑल 10 कैन बी, आई मीन 10 कैन बी क्वालिफाइड फॉर द फाइनेंशियल। वो तो टेक्निकल स्टेज में क्या है वो। हाँ, मतलब खाली एक सिंगल होने से हमारा वैसे ही आया था, 3 आया था, इसमें से 2 कैंसिल हो गए, हाँ हाँ एक का हाँ, ही इवन क्वालिफाई 10 हो भी पाया। आने से कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिनिमम 3 बनेगा फाइनेंशियल में, जी, वो हमारे हाथ में नहीं है। एक्चुअली बोलेगा तो थोड़ा ग्रे है, इसके ऊपर क्लियर रूल्स कहीं भी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। एनीवन कैन करेक्ट मी इफ आई से रॉन्ग, बट हमने एक ग्रे एरिया को लेकर हमने काफी बार किया भी था। वी हैव टेकन द कंकरेंस ऑफ फाइनेंस पर्संस आल्सो, हमारे पास डायरेक्टर फाइनेंस करके होता था, उनसे भी लिया था हमने। यस, actually when we have some specialized equipment, then it's very कोई difficult to नहीं, get. ओनली थिंग इज यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट जो भी कास्ट होगा, एक ही बिडर का कास्ट होगा, जी, that cost should not be more than 10% of your estimated value, that's it। yeah, वो देखना है, अगर उससे ज्यादा है तो then you have to go for e-tendering। नहीं, उसमें हम जो है रेट जस्टिफिकेशन के लिए भी हमने लिया था कि इन दैट फाइनेंशियल ईयर nowhere the supplier has charged more than that। अच्छा तो वो जो है रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स जो हमने लिया था 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, अच्छा लेकिन अच्छा। तब भी वो रिजेक्ट हो गया। नहीं, ये तो मतलब मैंने बताया था ना, they इसका could not take कोई रूल decision, they पोजीशन said that क्लियर we नहीं है। advertise। हाँ, जिसका रूल पोजीशन क्लियर नहीं है तो लोग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ और डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसके ऊपर डिपेंड राइट होता है। राइट इसके ऊपर क्लियर रूल नहीं, वो तो है मे बी। राइट। लेकिन तो if you क्या do the single, if you go for single, instead of going for two stage bidding, if you go for single stage bidding, दोनों टेक्निकल फाइल एक ही साथ लिया, if L1 is disqualified, मतलब उसका कोई डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं बना, उसका क्लियर कट गाइडलाइंस है, इनवेरिएबली यू हैव टू गो फॉर रीटेंडरिंग। L2 को नहीं दे सकते एज ऑन डेट। L1 अगर डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब उनका कुछ ये है, if he becomes, if he is not eligible, जी, then we have to go for retendering। उसका तो क्लियर गाइडेंस है, CPW मैनुअल में क्लियर है। एक दूसरा ये है सर कि नॉर्मली दिस प्रॉब्लम कम्स इन द एट द ईयर एंड। हाँ, वो उस तो है। समय जो है अमाउंट बहुत ज्यादा रह जाता है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर परचेस एंड एवरीवन नोज दैट द प्रेशर इज देयर, सो लॉट ऑफ इंडेंटर्स जितने हैं सारे के सारे अपने रिक्वायरमेंट दे देते हैं एंड द लास्ट 10 days लॉट ऑफ सप्लाई ऑर्डर्स कम्स और ये जो वेंडर्स हैं वो भी कमिट कर देते हैं कि यस विल सप्लाई, लेकिन वो जो है मार्च या अप्रैल मई तक सप्लाई करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस we have to take fresh financial orders for हाँ, वो carry तो है। forward other things। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उस वक्त। तो इसको आप लोग कैसे टैकल करते हैं? I do not know। नहीं, ये तो कैसे बोलेंगे, क्योंकि उस समय का अवॉइड कर फाइनेंस का लेते हैं, जो क्योंकि हमारे CWC अप्रूवल में ये तो रूल है, मार्च 15 के बाद हम बंद ही कर लेते हैं नया सैंक्शन जो भी है। नहीं, लेकिन सर हमारा जो इधर पे डायरेक्टर जो है वो कहते हैं नो नो लॉट ऑफ मनी इज देयर, वी कैन नॉट रिटर्न इट बैक हमारे बिकॉज़ पास वी एक्चुअली हैव लास्ट फॉर ईयर दिस ऑर्डर आया क्वार्टर था, लास्ट और ईयर ये शायद कंज्यूम एग्जाम करना किया ही था। है। हाँ, लास्ट ईयर शायद एग्जाम्शन था, उसके पहले हमारे पास ये होता था मार्च 15 के बाद वी कैन नॉट मेक एनी न्यू सैंक्शंस इन द PF में, ऐसे एक बात लगाता था। या लेकिन बट देयर इज नो सच ऑर्डर आई थिंक। नहीं हुआ तो मिनिस्टर से आया था, ऑर्डर है, 15 के मिनिस्टर बाद से में भी कोई आया था। सप्लाई ऑर्डर नहीं देना, ऐसा ऑर्डर है सर कुछ? सप्लाई मार्टर नहीं, PFMS में ये जनरेट नहीं कर सकते। बिलिंग तो PFMS से होगा ना फाइनली, तो वो बोला है कि नया सैंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते PFMS में। अगर कोई करना है उसके लिए दोबारा JSFA का कंकरेंस चाहिए मार्च 15 के बाद। वो वाला एक बार ये लगाया था, एक बार नहीं काफी बार, मतलब पिछले 4-5 साल से। क्योंकि हम लोगों का पैसा जो है वो दिसंबर के बाद रिलीज हुआ, सो हाँ, वो तो है, वो दिसंबर से issue मार्च के बीच में सारा कंज्यूम करना था वो। सो देन आपको वो भी इशू आएगा ना, वो लिमिट भी होगा लास्ट क्वार्टर में 10% 15% लिमिट, वो भी इशू जी आएगा। जी जी, वो भी था कोविड के टाइम में तो काफी था। हाँ हाँ हाँ, वही है, वो उसके भी खत्म होते ही जो है वो सारा रिलीज हुआ। सीलिंग्स। हाँ हाँ हाँ, या सर दैट सीलिंग। वो भी है। राव साहब का मैं क्वेरी जो है दोनों को मैं श्रीनिवास मैं रिप्लाई करना चाहूंगा। हाँ सर। पहला इनका जो सिंगल टेंडर वाला क्वेरी है वो काफी जेन्युइन है और हमने अभी रिसेंटली एक फेस किया है व्हीकल हायरिंग में। हमने क्या है कि तवांग में एक हमारा सब डिवीजन है, वो टोटली नॉन जेम सिटी है, ठीक है। तो वहां पे हमने एक व्हीकल हायरिंग का टेंडर फ्लोट किया था जेम पे, और जेम पे अवेलेबल दिखा रहा था।
तो जब हमने उसको किया तो एक बार टेंडर किया, 10 दिन का टाइम दिया हमने, कोई नहीं आया उसमें। सेकेंड टाइम एक्सटेंशन दिया, कोई भी नहीं आया। थर्ड टाइम एक्सटेंशन दिया तो एक आदमी आया। हाँ सर। तो एक आदमी का बिड हमने लेके भेजा दिल्ली, हाँ और सर। हमने ये लिखा रूल 173XX हाँ हाँ GFR, ठीक है। उसमें जो सर्टिफिकेट था वो सब हमने इंक्लोज करके दिया। हम्म। वहां पे जब गया तो हमारे जो CWC के सीनियर ऑफिसर थे, उनका व्यू था कि इसको रीटेंडर करना है। अच्छा। बट डायरेक्टर फाइनेंस वाज हैविंग क्लियर व्यू कि इसको रीटेंडर नहीं करना है, बिकॉज ये जेम पे ऑलरेडी है और हमने सफिशिएंट टाइम मोर देन 20 डेज दिया है। हाँ हाँ हाँ। तो आप रूल 173 को इन्वोक करते हुए इसको कंकरेंस दे सकते हैं। तो हम लोगों ने उसका फाइनेंशियल भी खोल दिया है। ओके तो ओके। जहां पे ओपन टेंडरिंग प्लेटफॉर्म पे अगर आप सिंगल टेंडर भी आता है, आपने सफिशिएंट टाइम दे दिया, बिकॉज आपको रेट भी जो है सेम जेम का कॉस्ट आपको वो करना है। और दूसरा है कि आप जितना टाइम डिले करेंगे उसका कॉस्ट इन्फ्लेट करता जाएगा। हाँ and हाँ that हाँ। opportunity cost and other things are also happening there। तो आपको जो है उसमें हमने तो कर लिया, और ये सब लोग कर सकते हैं, बिकॉज आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे जैसे फाइनेंस के ऑफिसर ने, डबल ने, डायरेक्टर फाइनेंस ने, सबने रूल 173XX को सपोर्ट किया। तो राव साहब के यहाँ भी ये कर सकते हैं आप। और दूसरा है कि जो बजट हम लोग है कि मार्च में प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमारा जो है प्लांट स्कीम है सेंट्रल वाटर कमीशन में। तो हम लोग प्लांट स्कीम मतलब हर एक चीज की एक प्लानिंग होनी चाहिए। क्वार्टरली प्लानिंग होता है, फिर बजट बी है, RE है। तो आप वो सिचुएशन ही ना आने दें, अदरवाइज जेम पे तो बहुत सारे ऑर्डर जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। हमको फंड्स ही नहीं मिलते सर लास्ट क्वार्टर में, जी। पूरा कटल हो जाता है उस टाइम। हमने तो 30% फंड्स लास्ट क्वार्टर में ही किया है। तो लकी हो, हमको इतना वो भी लास्ट 2 मंथ्स में किया है। अच्छा। नहीं, हमारे यहाँ लिबर्टी नहीं है, हमारे यहाँ काफी कंट्रोल पॉइंट्स हैं। बहुत कंट्रोल पॉइंट्स है हमको। सो और एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? सर ये 2 बिट सिस्टम क्या होता है सर? 2 बिट सिस्टम ये एक्चुअली ओपन टेंडरिंग जो CPP पोर्टल पे था पहले, उसका था। अब तो जेम पे ये सब चीजें शायद नहीं है। जेम में डिफॉल्ट 2 बिडिंग है सर अभी। नहीं, अब जेम पे ये कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है। नहीं है, मतलब वही बोल रहा हूँ, हाँ। डिफॉल्ट 2 बिडिंग है सर। वो पहले टेक्निकल, पहले जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई मतलब चेक करना होगा टेक्निकल स्टेज में, उसके बाद उसका फाइनेंशियल देखेंगे। बेसिकली 2 बिट और सिंगल बिट ये होता है कि एक ही इन्वेलप में टेक्निकल भी दे दिया, एक ही में फाइनेंशियल दे दिया। यस अब यस। 2 बिट में जो है, अगर आपको अलग अलग टेक्निकल अलग दिया, फाइनेंशियल अलग दिया, अगर टेक्निकली क्वालिफाई आपका वेंडर नहीं कर रहा है तो फाइनेंशियल आप टच भी नहीं करेंगे इसका। दैट इज द 2 बिडिंग सिस्टम। हमने एक प्रॉब्लम फेस किया था रिसेंटली, वो सर्विसेज में। जो सर्विसेज के लिए हमने बिड्स इनवाइट किए थे, तो बाकी सभी ने तो मंथली रेट्स कोट किए थे, एक ने जो है एनुअल रेट कोट कर दी। मतलब सभी ने एनुअल किए थे, एक ने मंथली किया। तो उसके मंथली के हिसाब से हम एनुअल निकालते तो उसके रेट बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि इट इज अ मंथली रेट, तो वो L1 जेम ने लिख दिया था। फिर वो हमने अपना टेक्निकल इश्यू सारा रिपोर्ट पे उसमें सबमिट करके हमने उसे कहा था जेम में कि इसको L1 नहीं है, दिस इज L4। फिर जेम ने उसको एक्सेप्ट करके फिर इट हैज रीअरेंज्ड, और फिर हमने फिर जो है फ्रेश दूसरे इसको जो था, जो L2 था, उसको हमने L1 करके फिर उसको दिया था ऑर्डर, एंड जेम एक्सेप्टेड दैट। So sometimes Gem also makes some problem. ये सर आपने यूनिक प्रॉब्लम, हम लोगों ने कभी ऐसा फेस नहीं किया। अच्छा बताया आपने सर। वो तो है। So any other issue? गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। हाँ सर, एक्चुअली सर मैं LGBO पटना से बोल रहा हूँ सर, रितेश कुमार सर, एज अ JE सर। हाँ हाँ बताइए सर। एक्चुअली सर अभी सर हम लोगों ने एक इको साउंडर का सर प्रोक्योरमेंट के लिए सर हम लोगों ने एक प्रपोजल एस्टिमेट बनाया था सर। उस समय हम लोगों ने जेम का रेट रिफर किया सर,
एट द टाइम सर उसमें ऑफर वैल्यू सर 27,000 डिस्प्ले हो रहा था सर। उसके हम्म बेसिस पे सर हम लोगों ने अपना एस्टिमेट प्रिपेयर किया सर, बेस्ड ऑन दैट उसका एक अप्रूवल भी ले लिया सर। बाद में क्या हुआ, जब प्रोडक्ट परचेसिंग के टाइम पे सर, ऑर्डर के टाइम पे जब देखा सर प्रोडक्ट का वैल्यू सर, तो उस समय 37,000 डिस्प्ले हो रहा था सर। तो उस केस में क्या करना होगा सर? नहीं, अगर आप अपने कार्ट को ऐड कर सकते हैं ना, एक यस सर। बार कार्ट को ऐड कर लीजिए, 10 दिन तक टाइम मिलेगा ना आपके पास। सर सर बीओक्यू के थ्रू किया था सर, उसका टाइम सर एक्सीड हो गया था सर। बीओ के थ्रू किया था? यस सर। नहीं, बीओ के तो रेट्स एकदम ये होना चाहिए, ऐसे चांस ही नहीं है उसमें। नहीं तो बीओक्यू बिडिंग में आपको फिर ये रेट का इशू कहाँ से आया? हाँ वही है, सर आपने 24,000 के लिए बीओ क्यों किया होगा, तो नॉर्मल ही होगा आपने। नहीं सर, एक्चुअली प्रोडक्ट ज्यादा सर पहले सर 27,000 डिस्प्ले हो रहा था सर एज अ ऑफर वैल्यू। समझ गया, वो आपने सीधा डायरेक्ट परचेज किया होगा ना। नहीं सर, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट था सर, क्वांटिटी ज्यादा था सर। वैल्यू कितना था, टोटल वैल्यू कितना है? रफली बता दीजिए मुझे। सर 3 लाख समथिंग था सर, 3 लाख समथिंग सर। अच्छा, तब तो वो सिंगल नहीं हो सकता है, तो यू माइट हैव गॉन फॉर। श्रीनिवास, इसी वजह से मैंने सुबह बताया था कि एमआरपी पे हमेशा अप्रूवल लेना चाहिए। वो तो है। हमने एक टोनर का भी वो सप्लाई ऑर्डर दिखाया था प्रोसेस करके। दूसरा है, मेरा एक जेन्युइन इसमें रितेश जी से सवाल है। यस सर। एक क्वेरी आ रहा है मेरे मन में कि आप बीओक्यू बिडिंग में रेट का क्या करना है? आपको तो जो रेट है बीओक्यू बिडिंग जब आप करोगे 10 दिन, वो लिस्ट एक्सेल शीट में आप डाल दीजिए, सारा आइटम का लिस्ट, जो भी आइटम वाइज जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी सब डाल दीजिए। और 10 दिन के बाद अगर जो एस्टिमेटेड प्राइस है आपका 27,000 उससे ज्यादा होने जो से भी कोई है, इशू नहीं है। हाँ तो अगर उससे कम आता है तो ठीक है ना, क्या इशू है, क्योंकि आप बिडिंग से ले रहे हैं। सर एक्चुअली L1 में भी सर 38,000 का प्रोडक्ट शो हो रहा है सर। नहीं, आपको उससे क्या करना है, आप तो बीओक्यू बिडिंग से ले रहे हैं। जस्ट लाइक इट्स टेंडरिंग ना रितेश। तो टेंडरिंग है ना, तो उसमें टेंडर में प्राइस का क्या करना है? L1 एक तो है, L1 शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू, एक थंब रूल तो है, वो देखना है। अगर नहीं होगा तो कर सकते हैं। 40% एक्सीड हो रहा है सर, एक्चुअली जो हम लोगों ने एस्टिमेटेड। अरे यार, आप बीओक्यू बिडिंग पहले करोगे तभी तो, वो आप एक्सीड कैसे हो रहा है? हो सकता है बाद में फिर 10 दिन के बाद घट जाए। सर कंप्लीट होने के बाद सर क्या करना होगा सर? एक्चुअली सर अभी तो 38,000 शो हो रहा है सर, तो उस केस में क्या करना होगा सर? अरे बात अब मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले आप बीओक्यू बिडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप ये प्राइस का क्यों चिंता कर रहे हैं आप? क्योंकि किसी ने प्राइस ड्रॉप किया होगा तो आपने उसका एस्टिमेट ऑफर वैल्यू लेके बना दिया। अब उस वेंडर को सप्लाई नहीं करना होगा, उसने अपना प्राइस अप कर दिया। फिर जब उसको लेना होगा, कोई उसको बोलेगा बायर की आप लेकिन दीजिए बिडिंग हमें, तो में प्राइस प्राइस को कैसे लो चेंज कर होगा, देगा ये वो। मेरा सवाल है। बिडिंग में एक बार बिल्डर ने डाल दिया रेट, वो तो सेम रहना चाहिए टिल द। नहीं, बिड का इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने एक प्रोडक्ट का प्राइस ले लिया और उसका इन्होंने एस्टिमेट ले लिया, उसका अप्रूवल ले लिया। अब जब ये बिड करने जा रहे हैं ना, तो उसका जो L1 वैल्यू आ रहा है इनका, आई थिंक आप जो है या तो बीओक्यू बिडिंग गलत यूज कर रहे हैं, कंपैरिजन से ले रहे हैं। हाँ वही है। हेलो आप कंपैरिजन से ले रहे हैं। हेलो सर, हेलो। हाँ बताइए रितेश। जी नमस्कार सर, मैं मनीष बोल रहा हूँ LGD2 पटना से। बताइए सर। सर इस केस में वो जो 40% एबव आ गया है, जो L1 का रेट है ना सर, वो 40% एबव आ गया है, तो मेरा कहना यही है सर। अरे तो सामान लीजिएगा तभी ना 40% का नहीं सर, उनका कहना अलग है। नहीं, आई गॉट देयर पॉइंट सर। सर बिडिंग का प्रोसेस खत्म हो चुका है ना, सब कुछ हो चुका, तब तो अरे तो बीओक्यू बिडिंग में प्राइस का कहाँ आता है? उसमें तो एक्सेल शीट होता है ना। तो सर, तो L1 तो आएगा ही ना सर, जब फाइनेंशियल बिड खुल जाएगा तब। अरे मैं नहीं सर, आई गॉट देयर सर अखिल सर, आई विल एक्सप्लेन देयर इशू। उनका इशू ये, उन्होंने ये किया होगा, ये लोग बिडिंग करने के पहले ऐसे किसी का वेंडर का रेट देखा होगा, उसी के हिसाब से ये लोग एस्टिमेट बनाया होगा, उसका अप्रूवल भी लिया होगा, उसके बाद ये लोग बिडिंग किया होगा। नहीं किया है जी, किया है ना सर, बिडिंग किया है बोल रहे, वही बिडिंग किया है सर। बिडिंग करने के बाद उनका जो L1 L1 ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा आ गया, तो ये तो रीटेंडर हो, ये तो रीटेंडरिंग बंद है, इसमें कोई सवाल नहीं है। तो यही सर। यस सर 40% एक्सीड हो गया सर, तो वो तो रीटेंडरिंग करना है, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई उसमें कोई सवाल नहीं है। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। फिर एमआरपी पे लेके आप बनाइए, 38% को भी 10% का लेके बनाइए आप।
38,000 का एक्चुअली सर ये 10%। लोग ने क्या किया सर, हमने जो नॉर्मल जो मैनुअली करते हैं ना टेंडरिंग प्रोसेस, एज इट इज वही किया है। ओनली थिंग इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट दे हैव टेकन द रेफरेंस फ्रॉम द जेम। किसी का एक वेंडर मिला होगा, उनका रेट जितना भी दिखाया होगा उसी के हिसाब से बनाया होगा, और जब बिडिंग आया होगा वो वही वेंडर उसका रेट ज्यादा कोट किया होगा। एस्टिमेट के समय जो मैक्सिमम वैल्यू था सर वही हम लोग लिए थे, लेकिन अब बिडिंग करते समय वो आया ही अच्छा, नहीं, बहुत समझ गया, ज्यादा। ये तो प्रैक्टिकल इश्यू है, वो लोग चेंज किया होगा। जी जी यही है। इसमें तो इसको ये तो रीटेंडरिंग करना है, उसमें कोई आप सवाल जब नहीं है। बना रहे हैं ना तो 3 प्राइस लीजिए, 3 प्राइस में जो है कंपैरिजन करके L1 प्राइस लीजिए जेम पे, तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। कंपैरिजन नहीं हो पा रहा था सर वहाँ नहीं, पे। कोटेशन का भी कंपैरिजन से बनता है ना कोटेशन। अच्छा जी जी। तो अगर 3 OEM है, डिफरेंट OEM है, इको साउंडर का, का इश्यू है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। कोई डाउट है किसी को? अखिल सर, श्रीनिवास, चीफ सर को बुलाएंगे या ऐसे क्लोज करेंगे? जैसा आप ठीक समझे। चीफ सर को बुला दे, लोग कोई वॉलंटरली बात करना होगा फीडबैक देने के लिए। अगर अच्छा इफ डोंट स्पीक, इफ दे डोंट स्पीक देना अच्छा नहीं लगेगा उनको बुला के, अगर कोई बात नहीं करेंगे तो। अगर यहाँ पूछ लेते हैं कि किसी को कुछ है तो सर से बात कर ले। अच्छा, डू यू लाइक टू शेयर एनी फीडबैक? आई एम गोइंग टू कॉल द हेड ऑफ नेशनल वाटर एकेडमी। उनको बुलाने के बाद आप लोग बात करोगे वॉलंटरली, कोई ना कोई। लग रहा है कि बहुत सारा सूडो पार्टिसिपेशन है इसमें। नहीं, बात किस बारे में करनी है सर? क्या क्या? क्वेश्चन रेज करना है उनसे, क्वेश्चन रेज करना है उनसे। नहीं, ये क्वेश्चन फीडबैक नहीं, सेशन है, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं। फीडबैक देना है प्रोग्राम के बारे में। नो प्रॉब्लम। करेगा ना कम से कम 2-3 लोग होने से कम मतलब बनता है। अदरवाइज इफ आई कॉल हिम एंड नो वन स्पीक्स देन इट लुक्स ऑड। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं तब तक मैं चीफ सर से अभी कंफर्म कर दूं। ओके। सर एक बार आप बताइए मेरे को सर, ये जो आप बोल रहे थे कि 3 कोटेशन लेके फिर आप उसमें करिए एस्टिमेट, वो कैसे करना था? सर जब आप एक्चुअली हम कंपैरिजन से उस लेते हैं, प्रोडक्ट पे जाते हैं। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। जब आप कोई प्रोडक्ट कंपैरिजन से खरीदने जाते हैं तो वहां पे कंपैरिजन का एक टेबल बनता है। नहीं, वो रेट्स कहाँ से लेनी है? जैम से लेनी है ना? हाँ, जेम से लेनी है। अच्छा, तो 3 रेट कैसे आएगी फिर जैम से? पार्डन, क्या बताया आपने? सर आप ये कह रहे थे कि भाई जैम से आप 3 रेट लेके पहले कंपैरिजन कीजिए, उसके बाद फिर टेंडर करिए, ताकि वो फिर विद इन रेट्स आएगा आपके एस्टिमेट की रेट। हम तो there are so many rates on the same product. We select one product and make the estimate and get the approval from the competent authority. Then we float the tender and then we get the L1.
that L1 rate is not matching the estimate. Hello. एक्सीलेंट है, इसलिए ज्यादा फालतू है। हेलो हेलो अखिल सर। हाँ बताइए हेलो। श्रीनिवास, इको हो रहा था हाँ एक्चुअली। सर, चीफ सर इज कोई मीटिंग, दूसरा मीटिंग में है वो। कोई बात नहीं। So I think we can officially conclude the program, sir. If anyone Okay, wants to okay, ask, thank you. they can ask. Or else we can conclude. अगर किसी को पूछना है और okay, I presume there are no further questions. So officially we are concluding the program. So before we close the program, I extend my sincere thanks to all of you. Probably first time for an online training program, we have got this kind of attentiveness. Throughout the program, I have seen a lot of queries being asked, and we also got to know so many things. And it's really pleasure to have such a group of people in this training program. All are really really active throughout the program, and with your presence, we feel that this program has been a really successful one. And I extend my sincere thanks to Akhil Apari sir, who has been patiently answering all the questions and spending almost 2 days of his time with us, even though he is holding such a critical post of investigation division at the Northeast. And we are really thankful to you, sir, on behalf of National Water Academy. I extend my sincere gratitude to you. I also thank Chief Engineer National Water Academy, who has given this idea of having interactive session throughout the duration of the program, which is really a good one instead of having a single one-way communication. And I thank each and everyone who are directly and indirectly associated with this program. So with this, I am concluding my remarks, and I wish you all the best. And we are always one thing away from any doubts. You can anywhere, anytime you can post your queries on the WhatsApp group. The WhatsApp group is not just meant for this training program; it will be continued. If anyone face any issue, you can post it in the group, so that if not the resource persons, anyone among our group can share their experience, so that some of the queries can be automatically resolved. Thank you, one and all. Thank you, Srinivas. Talking to you. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for organizing such an excellent program. Thank you, sir. Thank you all. Thank you all. It's really very